अब 2024 में यूपीएससी हमसे क्या पूछता है, 7वां और 8वां पन्ना है ये। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन ऑफ वेदरिंग रॉक, ठीक है भाई, वन ऑफ द रीजन बोला है। रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, ठीक है भाई, ठीक है, ये आंसर है इसका, ठीक है। अब 2021 में इनसे पूछा, इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायो बायो जियोमेजिकल साइकिल, इन द केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो geochemical cycle the weathering of rock is the main source of phosphorus? सी, ये पता है मुझे। heavy rainfall affect soil by increase acidity and fertility, reducing fertility, alkalinity, ए होगा मेरे ख्याल से, इसका सी होगा भाई, फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देती है। ओवरऑल तो यही करती है सबसे ज़्यादा बेनिफिट, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। दिस इज़ very conceptual question, this is easy conceptual question. Rainwater definitely contains some oxygen and carbon dioxide because both of gas are abundantly available in atmosphere, and there is no reason to believe that rainwater does not contain them, ठीक है। Also the presence of these gas make rainwater an important agent of chemical weathering, ठीक है। Since these gas aid process like oxidation and carbonation, since ये गैस हेल्प करती हैं ऑक्सीडेशन में और कार्बोनेशन में, विच वेदर रॉक केमिकली, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग इज अ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक बाय फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। रेन वाटर कॉन्ट्रीब्यूट टू वेदरिंग इन मल्टीपल वेज, ठीक है। मैकेनिकल फिजिकल वेदरिंग, वाटर सीप इनटू क्रैक एंड विद टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। मैकेनिकल में ऐसा करता है कि वाटर जो होता है वो क्रैक में घुस जाता है, और जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, जैसे कि बढ़ रहा है यार भाई, अब ये सोचो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप पहाड़ों की उसमें घुस गया भाई, जो वाटर वेपर ट्रेन चला सकता है वो साला पत्थर नहीं तोड़ सकता। केमिकल वेदरिंग, रेन वाटर रिएक्ट विद मिनरल्स इन रॉक लीडिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ एंड ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। अब देखो, अब एक प्रोसेस है कि ना पत्थर टूटते हैं, जो वाटर की, जो रॉक की वेदरिंग होती है उसमें ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। ये ठीक हो गया, दो ही तो स्टेटमेंट थी। तीन स्टेटमेंट थी क्या? वे तो पढ़ाई नहीं है, तो तीसरी स्टेटमेंट तो पढ़ी नहीं। रेन वाटर कंटेन सम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, रेन वाटर एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, विच प्ले अ रोल इन ऑक्सीडेशन वेदरिंग, जो ऑक्सीडेशन वेदरिंग में रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल, आयरन कंटेनिंग रॉक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। जो आयरन कंटेनिंग रॉक होती है ना, वो रिएक्ट करती है आयरन के साथ। एग्जाम्पल, आयरन कंटेनिंग रॉक, जिस रॉक में आयरन होती है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, रस्टिंग होता है भाई। वीकनिंग द रॉक, द ऑक्सीजन इन द रेन वाटर आल्सो कंट्रीब्यूट टू रॉक वेदरिंग, ठीक है। ओशियन से वो तुम्हारा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती है, वो हवा के साथ नीचे आती है, और वो पत्थरों में मतलब जो आयरन के पत्थर होते हैं उनके ऊपर पड़ती है, जिन चट्टानों में आयरन होता है। जब उनके साथ पड़ेगी तो फिर वो रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, फिर जय बाबा की, ठीक है। टाइप ऑफ वेदरिंग एंड देयर कॉज, फिजिकल वेदरिंग, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक विदाउट एनी केमिकल अल्ट्रेशन, ठीक है, ये हो गया। जिसका एग्जांपल है फ्रॉस्ट वेडिंग,
वेट गिगिंग, वाटर एंट ये फ्रॉस्ट वेट गिगिंग, वाटर एंटर रॉक फ्रीज एक्सपेंड एंड फ्रैक्चर्ड रॉक, ठीक है। एक्सोफोलिएशन, एक्सोफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज आउटर लेयर पील ऑफ, प्रेशर रिलीज होता है जिससे आउटर लेयर होती है हट जाती है। थर्मल एक्सपेंशन, रिपीटेड एंड हीटिंग एंड कूलिंग कॉज स्ट्रेस एंड क्रैकिंग, जब बार बार ठंडे गर्म हो रहे हो तो वो भी तो स्ट्रेस एंड क्रैकिंग होगा। सॉल्ट वेदरिंग, हेलो हेलो सिलिस्टी, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रो इन रॉक पोर्स, जो सॉल्ट क्रिस्टल होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं रॉक पोर्स में, है ना। एक्सर्टिंग प्रेशर, ठीक है। अब एब एब्रासियन, विंड वाटर और आइस कैरी पार्टिकल दैट इरोड्स रॉक सरफेस। अब सुन लीजिए, फिजिकल वेदरिंग ये वो प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, केमिकल चेंज के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इसमें केवल उनका आकार बदलता है, रचना नहीं, ठीक है। नीचे इसके मुख्य मतलब जो केमिकल कंपाउंड वो नहीं बदलेगा भाई, केमिकल प्रॉपर्टी, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी। नीचे एक होता है फ्रॉस्ट वेडगिंग, जब पानी रॉक की क्रैक में घुस जाता है और टेम्परेचर गिरने पर बर्फ़ बन जाता है, तो बर्फ़ का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब बर्फ़ को तोड़ने लगती है, ये बर्फ़ क्रैक को तोड़ने लगती है। जब बर्फ़ जब बार बार पिघलती है और जमती है तो रॉक धीरे धीरे टूट जाती है। हिमालय जैसे ठंडे रीजन में ये कॉमन है। एक्सफ्लोएशन, रॉक की आउटर लेयर का छिलना, ये तब होता है जब रॉक के ऊपर की लेयर गर्म होने पर एक्सपेंड करती है और रात को ठंडा में कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये बार बार होने से आउटर लेयर वीक हो जाती है और छिलने लगती है, जैसे प्याज की परतें। ग्रेनाइट और डेजर्ट में यही होता है। थर्मल एक्सपेंशन, गर्मी से पिघलना, दिन में धूप से रॉक गर्म होती है, रात में ठंडी। जब जब ये बार बार होता है तो रॉक के अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है, ये स्ट्रेस रॉक को तोड़ देता है। एग्जाम्पल थार डेजर्ट में ये प्रोसेस। सॉल्ट वेदरिंग, नमक की वजह से टूटना, ये कोस्टल या एरिड एरिया में होता है। पानी जब रॉक में घुस जाता है और इवेपोरेट होता है तो उसमें डिज़ोल्व सॉल्ट छूट जाता है। ये सॉल्ट जब क्रिस्टल बनता है तो एक्सपेंड करता है, वही बर्फ़ वाला, और रॉक को तोड़ देता है। एग्जाम्पल राजस्थान ड्राई एरिया। एब्रासन, रगर के कारण होना, जब हवा, पानी या ग्लेशियर के थ्रू रॉक के टुकड़े एक दूसरे से टकराते हैं। जब जब हवा, पानी या ग्लेशियर के थ्रू रॉक के टुकड़े एक दूसरे से टकराते हैं तो कॉर्नर या एज स्मूथ हो जाते हैं और रॉक टूटती जाती है। अब इसके बाद लिखा हुआ है केमिकल वेदरिंग, ब्रेक डाउन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। पहला है कार्बनेशन, CO2 प्लस में H2O, कार्बोनिक एसिड डिजोल्व कैल्साइट इन लाइमस्टोन। हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद वाटर अल्टर मिनरल फील्ड स्प्रे टू क्ले। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिएक्ट विद मिनरल्स, एग्जाम्पल आयरन, ये तो मुझे पता है। रस्ट, हेमालाइट एंड लेमेटाइट। हाइड्रेशन, वाटर एब्जॉर्बेशन कॉज मिनरल एक्सपेंशन एंड ब्रेक डाउन। सॉल्यूशन एंड डिसोल्यूशन, सोलेबल मिनरल डिसॉल्व इन वाटर, जिप्सम और हेल्दाइट, ठीक है। केमिकल वेदरिंग का मतलब है पत्थर या रॉक केमिकल रिएक्शन के जरिए टूटना या बदलना। इसमें पत्थर का असली केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है। ये प्रक्रिया मेनली पानी और हवा में मिलने वाले केमिकल के कांटेक्ट में आने से होती है। ये कार्बोनेशन है, जब बारिश का पानी हवा
के कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ये एसिड कैल्शियम कार्बोनेट, ये एसिड कैल्शियम कार्बोनेट जैसे चूना पत्थर लाइमस्टोन या कैल्शियम का बाइकार्बोनेट में बदल बदल देता है और पानी में घुल जाता है। कार्बोनेशन में क्या होता है कि जब पानी हवा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ये एसिड कैल्शियम कार्बोनेट जैसे चूना पत्थर लाइमस्टोन तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल देता है जो पानी में घुल जाता है। इससे पत्थर धीरे 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 घुलकर ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल लाइमस्टोन केव, जब बारिश का पानी हवा के कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। बारिश का पानी हवा के कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। ये एसिड कार्बन कार्बोनेट जैसे चूना पत्थर लाइमस्टोन को चूना पत्थर और लाइमस्टोन को कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल देता है और जो एक पानी में घुल जाता है। इससे पत्थर धीरे धीरे घुल जाता है और खत्म हो जाता है। लाइमस्टोन केव में इसी का उदाहरण है। हाइड्रोलिसिस, मिनरल्स प्लस में वाटर न्यू सब्सटेंस, जब पत्थर के मिनरल्स जैसे फील्ड्स पर पानी के साथ रिएक्ट करते हैं जब पत्थर के मिनरल जैसे फील्ड्स पर पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो नए सॉफ्ट मिनरल बन जाते हैं। मिनरल्स प्लस वाटर इक्वल टू न्यू सब्सटेंस, जब पत्थर के मिनरल जैसे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो नए सॉफ्ट मिनरल बन जाते हैं जैसे क्ले। इनमें वाटर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के आयोन के फॉर्म में रिएक्ट करता है। वाटर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में रिएक्ट करता है। ग्रेनाइट के फील्ड फिर क्ले में बदल जाते हैं। ऑक्सीडेशन प्लस में मिनरल, जब पत्थर में मौजूद आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ग्रेनाइट और फील्ड्स पर इसका उदाहरण है। ग्रेनाइट उदाहरण है हाइड्रोलिसिस का। ऑक्सीडेशन तो पढ़ लिया है मैंने, जंग लग जाती है तो पत्थर लाल रंग का हो जाता है पूरा। और ये आयरन रिच बसाल्ट रॉक में ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्राइजेशन, मिनरल प्लस में वाटर मॉलिक्यूल, जब कुछ मिनरल पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वह उसे सूख लेते हैं और उनमें प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे पत्थर टूटने लगते हैं। उदाहरण के लिए एनहीड्राइट्स एंड वाटर लाइक जिप्सम। सॉल्यूशन, कुछ पत्थर जैसे रॉक सॉल्ट या जिप्सम डायरेक्टली पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, इससे पत्थर ख़त्म हो जाता है। उदाहरण के लिए कुछ पत्थर जैसे रॉक सॉल्ट NaCl या जिप्सम डायरेक्टली पानी में घुल जाते हैं, ये पत्थर ख़त्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए रॉक सॉल्ट डिपॉजिट बारिश के पानी में घुला। ठीक है, अब ना बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग अब देखते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, रूट वीडिंग, प्लांट प्लांट की रूट ग्रो में क्रैक और एक्सर्टिंग फोर्स को लगाती है। माइक्रोबियल एक्टिविटी, लिंचन एंड बैक्टीरिया, सीक्रेट एसिड एंड डिजॉल्व मिनरल। ठीक है, बोरोइंग एनिमल, अर्थवॉर्म एंड रोडेंट, एक्सपोज रॉक टू एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, ये हो गया फैक्टर इफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पेरेंट मटेरियल डिटरमाइन मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर एंड फर्टिलिटी, क्लाइमेट, कंट्रोल रेट ऑफ केमिकल वेदरिंग। ठीक है, participation influence लीचिंग इन सॉइल ओरिजिन डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म प्लांट कंट्रीब्यूट एनिमल मैटर बाइंड विद सॉइल पार्टिकल, माइक्रोब्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, इन्फ्लुएंस विद न्यूट्रिएंट साइकिल, ब्रोइंग एनिमल इन्फ्लुएंस, एरिएशन एंड मिक्सिंग। टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप, इंक्रीज इन इरोजन, हिंडर सॉइल एक्यूमुलेशन, flat, increase soil formation and deep
deeper profile. Time, longer exposure allow for generate soil development and differentiation. ठीक है। और अब जो इस ठीक है, जो इंक्रीज हिंडर सॉइल एक्यूमुलेशन, सॉइल इकट्ठा होने में नहीं हो पाती, मुश्किल होता है। अगर स्लोप है, फ्लैट एरिया है तो ठीक है, सॉइल डीपली प्रोफाइल हो जाती है। टाइम, लॉन्गर एक्सपोजर अलाउड फॉर ग्रेटर सॉइल डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएशन। टाइम ज़्यादा लगा है। ह्यूमन एक्टिविटी भी वो करती है, ह्यूमन एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, डिफोरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड सॉइल प्रॉपर्टीज। वेदरिंग, फिजिकल एंड वेदरिंग प्रोसेस, physical and weathering process, mechanical disintegration without composite change। एक सेकंड, फिजिकल मान लीजिए आप, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन विदाउट कंपोजिट चेंज। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, कंपोजिट चेंज नहीं होता। मेजर एजेंट टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, वाटर, विंड एंड आइस, कॉमन इन एरिड, पोलर एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रॉस्ट वेडिंग, एक्सोफोलिस्टेशन एंड थर्मल एक्सपेंशन। ये तो मुझे पता लग गया। फ्रॉस्ट वेडिंग क्या होती है देख लेते हैं। इसमें वाटर जो उनके अंदर घुस जाता है, लकीरों के अंदर बर्फ़ बन जाता है, मतलब वो मामला गड़बड़ कर देता है। और एक्सोफोलेशन मतलब जो ऊपर से हवा हवा चलती है उसकी वजह से ऊपर वाली परत छिलती रहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल, अब ये केमिकल वेदरिंग अल्टर, ये सॉइल को ना, सॉइल का कंपोजिशन ही बदल देते हैं। बाय केमिकल रिएक्शन, मेजर एजेंट बाय वाटर, एसिड, बाय ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डोमिनेंट इन हार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो पता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, जंग लगा देता है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, मिनरल सोख लेता है ना। हाइड्रोलिसिस, रिएक्ट विद वाटर, अल्टर मिनरल, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मिनरल, अलग मिनरल बना देता है। देन फिर तुम्हारा ये ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, कार्बोनेशन, जो ये कार्बन, ये पानी का पानी, वो बारिश का पानी हवा के कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है। ऐसे ही करके मामला बन जाता है। और इंटरेक्शन, फिजिकल वेदरिंग इंक्रीज सरफेस एरिया, फिजिकल वेदरिंग सरफेस एरिया बढ़ाता है। एक्सेलरेटिंग केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग वीक रॉक इनहेंसिंग फिजिकल बैकग्राउंड। ठीक है, दोनों मिलके काम चलते हैं, मिलकर काम करते हैं। रोल ऑफ वाटर इन इरोजन एंड वेदरिंग, एक्ट एज अ सॉल्वेंट। पानी, पानी, रॉक, एल्टर रॉक कंपोजिशन, नहीं नहीं ये रहा, एक्ट एज अ सॉल्वेंट, डिसोल्यूशन मिनरल, पानी मिनरल का डिसोल्यूशन कर लेता है। फॉर्म कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, एडिंग कार्बनाइजेशन। कैरियर आयन एंड एसिड फॉर हाइड्रोलिसिस, आयन एंड एसिड को लेके जाता है हाइड्रोलिसिस के लिए। फैसिलिएट्स ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन रिएक्शन, ये फैसिलिएट करता है ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन रिएक्शन। इरोजन, ये रेनफॉल, डिटैच एंड ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम, क्रेव वैली। ये क्या करते हैं, वेदरिंग, इरोजन, ये रेनफॉल, जैसे रेनफॉल होगी, डिटैच एंड ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट, ये जमीन मिट्टी ले भी जाते हैं और सेडिमेंट को ले भी आते हैं। रिवर एंड स्ट्रीम, क्रेव वैली, ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट डाउन स्ट्रीम। ग्लेशियर इरोड बाय प्लकिंग, अब ग्लेशियर प्लकिंग, जब ग्लेशियर नीचे की चट्टान में, नीचे ग्लेशियर की नीचे की चट्टानों में क्रैक में पानी घुस गया उन्हें और उन्हें जमाता है, तो बर्फ चट्टान के टुकड़े ग्लेशियर के साथ खींचते हैं। ग्लेशियर प्लकिंग होता है, पानी घुस के चट्टानों के नीचे फिर उन्हें जमा देता है, तो टुकड़े ग्लेशियर के साथ खींच लेती है, टुकड़ों को ग्लेशियर के साथ खींच लेती है। आइस ग्लेशियर होकर चट्टान के टुकड़े ग्लेशियर के नीचे चिपक जाते हैं,
ग्लेशियर जब ग्लेशियर मूव करता है तो टुकड़े उसके साथ खींच लेते हैं। इस प्रोसेस में चट्टानें टूट कर निकल जाती हैं। ज़्यादा क्रैक या वेदर चट्टानों में ये ज़्यादा क्रैक और ग्लेशियर इसमें ग्लेशियर मूव करता है और टुकड़े भी उसके साथ खींच लेते हैं। इस प्रोसेस में चट्टानें टूट टूट कर निकल जाती हैं। ग्लेशियर एब्रेशन जब ग्लेशियर के नीचे चिपके हुए पत्थर या टुकड़े नीचे की चट्टान पर घिसते हैं। जब ग्लेशियर के नीचे चिपके हुए पत्थर या टुकड़े नीचे की चट्टानों पर गिरते हैं तो वो चट्टान पॉलिश कर देते हैं या घिस लेते हैं। जो ग्लेशियर के नीचे के रॉक एक सैंड पेपर की तरह काम करते हैं। इसमें चट्टानों में स्क्रैच बन जाते हैं। इस प्रोसेस में ग्लेशियर वैली में डीपन वाइडन होते हैं। ये हेड रॉक वाले रीजन ग्लेशियर होता है। एक लाइन में ग्लेशियर प्लकिंग में चट्टाने के टुकड़े चट्टाने ग्लेशियर चट्टानों के टुकड़े टूट कर ले जाता है और एब्रेशन में ग्लेशियर के नीचे के टुकड़े चट्टानों को घिस कर लेते हैं। ठीक है। वेदरिंग एंड भाई